हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पुनः हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। आप पहले से परिचित होंगे, परंतु हम यहाँ पे आप लोग को संज्ञा के एक विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ ज्ञान, जिनका अर्थ सम्यक प्रकार से ज्ञान होता है। संज्ञा दो शब्द से मिलकर बना, एक सम और एक ज्ञान, जिनका अर्थ होता है सम्यक प्रकार से ज्ञान। अब यहाँ पे देखिए, संज्ञा का परिभाषा दिया हुआ है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या पदार्थ के नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं, व्यक्ति में ले लीजिए राम, राजकमल, आप स्थान के नाम ले लीजिए पटना, पदार्थ का कोई नाम ले लीजिए ईंट, पत्थर। ये सभी आपको संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे देखिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 भाग होते हैं। ऐसे आप पढ़े होंगे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ऐसे आप पढ़े होंगे कि समूहवाचक संज्ञा एक और भेद बढ़ गया, और 5वां हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। परंतु समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही एक अंग है। ऐसे बिहार बोर्ड में आपको क्वेश्चन आए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको मारना है 5 मुख्य रूप से। ऐसे संज्ञा का जो भेद 5 है, अंग्रेजी में भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के मुख्य रूप से भेद 3 ही होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब इन संज्ञाओं को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, पदार्थ के विशेष नाम को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से हम जानते हैं। विशेष मतलब कह सकते हैं आपकी खास, कोई भी चीज खास एक ही हो सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या पदार्थ के खास नाम का जो बोध हो, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम, मोहन, सीता, रामायण, महाभारत, हिमालय, सतपुड़ा एक गंगा, एक नदी है, जालियांवाला बाग, हत्याकांड एक तरह का समझ सकते हैं कि घटनाएं हैं, युद्ध है, खानवा का युद्ध, ताजमहल, कुतुब मीनार और बहुत सारे, ये सारे के सारे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जो किसी खास चीजों का बोध कराता हो, जिसमें आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इनके पहचान हम लोग आगे पढ़ेंगे।
उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध यहाँ पे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोध कराएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा एक नदी है जो खास नदी है, तो यहाँ पे खास नदी की बोध हो रहा है, संबोधित किया जा रहा है गंगा। तो गंगा आप कह सकते हैं कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे यहाँ पर आप हिमालय एक शब्द देख रहे हैं, ये भी पर्वत का नाम है, तो ये भी एक तरह के शब्द जो है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। देखिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में कौन कौन से चीज आते हैं, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहला चीज देशों के नाम। कोई भी देश का नाम ले लीजिए, जैसे भारत, पाकिस्तान, भारत के साथ पाकिस्तान का नाम आना जरूरी है क्योंकि दोनों जुड़वा भाई हैं। अब इसके बाद ले सकते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, ये सारे कोई भी जितने भी देश हैं, यदि देशों के पर्सनल नाम लिया जाए, पार्टिकुलर नेम, तो वहां पे हम कहेंगे कि वे किसके श्रेणी में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय व कोचिंग संस्थानों के नाम। आप जिस विद्यालय में पढ़ते होंगे वो भी अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोचिंग संस्थान जैसे कि हम पढ़ाते हैं द परफेक्ट स्टडी सेंटर में, तो ये भी एक तरह का व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। आप पढ़ रहे हैं अभी पीडीएफ माइंड चैनल पे, तो भी आप ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। आगे देखिए नदियों पर्वतों के नाम। नदी में आप ढेर सारा नाम ले सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, जितने भी नदियों के नाम लिया जाए, सारे के सारे नदियां आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिन, माँ, यहाँ पे ग्रह होगा, ग्रहों के नाम, दिन, माँ, ग्रहों के नाम, ये सारे के सारे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे सोमवार, दिन की बात किया जाए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आपको यहाँ पे बात किया जाए माह का, तो आप ले सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये सारे के सारे चीजें। हिंदी माह का नाम ले लिया जाए चैत्र, वैशाख, जेठ, तो ये सारे के सारे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और ग्रह में ले लिया जाए, ग्रह आप जानते ही होंगे, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है। आप बोल सकते हैं मंगल एक ग्रह है, ग्रहों की संख्या 8 होते हैं। तो 8 ग्रह को यदि हम पर्सनल नाम ले तो उस अवस्था में वो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आगे बात करते हैं समाचार पत्र। पुस्तकों के नाम, कोई भी पुस्तक के नाम ले लीजिए, ये सारे के सारे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। युद्धों के नाम, जैसे आप युद्ध यहाँ पर देखे थे खानवा का युद्ध, ये सारे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे हम आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का तुलना करेंगे आगे। देखिए, लेकिन जब बहुत व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा होने पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, अर्थात बहुत में से एक को ही विशेषता बताया जाए। जब ढेर सारे चीजें दिए हुए हैं, वो जातिवाचक की श्रेणी में है, परंतु उसमें से एक का बोध करवाया जाए, विशेषता बताया जाए, तो उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। जानवरों में शेर ताकतवर होता है। जानवरों में शेर, यहाँ पे लिखा हुआ जानवरों में शेर क्या होता है, ताकतवर होता है। यहाँ पे इस वाक्य में आप कह सकते हैं कि शेर जो है क्या है, तो शेर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। ऐसा आमतौर पर हम लोग शेर को जातिवाचक संज्ञा में गणना करते हैं,
परंतु यहाँ वाक्य के अनुसार अब देखिए सभी जानवर एक तरफ है, जानवरों में शेर ताकतवर होता है, जानवरों में शेर ताकतवर, सभी जानवर एक तरफ और शेर अकेले एक तरफ। तो यहाँ पे शेर यहाँ पे किसको बोध कराएगा, ये वाक्य जो है एक, इस वाक्य में शेर यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोध करा रहा है। अब अगला वाक्य देखिए, शेर ताकतवर होता है, यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि शेर किसको बोध करा रहा है जी, तो शेर आपको बोध करा रहा है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का। किसको बोध करा रहा है, जातिवाचक। यहाँ पे फिर से तुलना कर रहे हैं, देखिएगा जानवरों में शेर ताकतवर होता है, तो शेर यहाँ पे आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कहा जाए डायरेक्ट कि शेर ताकतवर होता है, इस अवस्था में हम कह सकते हैं, इस वाक्य के अनुसार बोल सकते हैं कि शेर आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर एक और सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ, आप ध्यान देंगे, फलों में आम रसीला होता है। फलों में आम कैसा होता है जी, रसीला होता है। फलों में आम रसीला होता है मतलब सभी फल एक तरफ और आम एक तरफ। आम के मजा आप भली भांति जानते होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फलों में आम क्या होता है, रसीला होता है, रसीला। तो यहाँ पे आम की बात कर रहा है कि सभी फल एक तरफ और आम एक तरफ। इस वाक्य में आप आम को क्या कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला वाक्य में आप शेर को, शेर शब्द जो है इसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहाँ पे शेर दूसरा वाक्य में जो है इसको आप जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति का बोध होता है, मतलब पूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें ही हम पीछे आपको इसका दो भेद बताएं। क्या क्या जी, तो एक भेद था आपका समूहवाचक संज्ञा और दूसरा था द्रव्य। द्रव्य दूसरा क्या था, द्रव्य। समूह और द्रव्य, तो यहाँ पे आप समूह और द्रव्य भी यदि लेके चले तो ये भी आपको किसके श्रेणी में आएगा, जातिवाचक। खैर हम आपको स्पेशल बता देते हैं यहाँ पे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्य वाचक संज्ञा, ये दोनों किसके श्रेणी में है, ये दोनों के दोनों आपका जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, समूह अथवा समुदाय का बोध होगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इसके एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, मेला। मेला में यदि एक व्यक्ति ठेला लेके पहुंच जाए तो मेला थोड़ी होगा, वहां पे ढेर सारा भीड़ होता है। आप कह सकते हैं सेना, सेना में एक व्यक्ति भर्ती हो जाए तो सेना थोड़ी कहलाएगा, वो सेना के एक अंग हो सकता है। तो सेना में भी आप बहुत तरह के वर्ग में भी भीड़ होता है, जहां पर भीड़ की बात आए वह एक तरह का समूह होता है। तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का हम लोग एग्जाम्पल समझे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा को मापा या तोला जाता है, जिस संज्ञा को क्या किया जाता है, मापा या तोला जाता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको आएंगे सोना, चांदी, दूध, घी, अचार, लोहा, ये सारे के सारे जिन्हें हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और समूहवाचक में अभी तुरंत बताएं, वर्ग, सेना, अंगूर का गुच्छा,
ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब इसका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण दिया हुआ है, इन्हें हम समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सर्दियों में गर्म दूध पीना चाहिए। सर्दियों में, ऐसे भी सही बात कह रहा है, आप लोग को भी पीना चाहिए। सर्दियों में गर्म दूध पीना चाहिए। सर्दियों में कैसा दूध पीना चाहिए? गर्म दूध पीना चाहिए। तो यहाँ पे किसको बोध करा रहा है भाई? जाति का बोध करा रहा है। आज शिक्षकगण की आम हड़ताल है। आज शिक्षकगण की क्या है? आम हड़ताल है। तो इस वाक्य में भी शिक्षकगण, ऐसे तो यहाँ पर देखा जाए तो समूह की बोध हो रहा है। आम हड़ताल है मतलब कि शिक्षकगण ऐसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो इस किसके श्रेणी में आते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा। तो उसका भी एग्जाम्पल, शेर ताकतवर होता है। शेर तो पर्सनली आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो शेर ताकतवर होते हैं, शेर आपका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा को बोध करा रहा है। आम रसीला होता है, तो आम यहाँ पे आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा को बोध कराएगा। और इसी वाक्य को पीछे हम लोग पढ़े कि सभी फलों में आम रसीला होता है। सभी फलों में आम रसीला होता है। तो उस तरह के वाक्यों में जब तुलना की बात हो, तब वहां पे आम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोध कराएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि इसकी पहचान कैसे हो। नोट में पहले जानते हैं। कहता है कि जब एक वचन गुणवाचक शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तब एक वचन गुणवाचक शब्द भी जातिवाचक बन जाते हैं। जैसे ताजा मिठाइयों की दुकान खुली है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ताजा मिठाइयों की दुकान खुली जा रही है, मतलब कि एक मिठाई नहीं, ढेर सारा मिठाइयों की दुकान खुल रहा है। तो इस अवस्था में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसको बोध कराएगा? तो जातिवाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यहाँ पे देखेंगे आप कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ के भाव का बोध होता है, अर्थात इनके गुण धर्म बताए जाएं, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, राम की लिखाई। राम की लिखाई कैसा है? सुंदर है। क्या सुंदर है? तो उसकी लिखावट सुंदर है। मतलब यहाँ पे लिखाई किसको बोध करा रहा है? तो लिखाई इसको बोध करा रहा है भाव को, फीलिंग्स को बोध करा रहा है। तो यहाँ पर लिखाई इसका भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं। प्रत्यय हम पहले ही बताए थे कि किसी भी शब्द के अंतिम में जुड़ता है और जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिए, आई, आओ, आवा, आहट, आवट, ता, तो, पन, आपा, आना, आनी, गी, या इत्यादि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द भी क्या किसके अंतर्गत आएंगे? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ ही है, लिखाई, तो आई प्रत्यय है इसमें। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। तो आई प्रत्यय दिख रहा है, इसलिए लिखाई भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मीरा की लिखावट, आवट, यहाँ पे देखिए आवट की बात आ रहा है। तो मीरा की लिखावट कैसा है? सुंदर है। तो लिखावट यहाँ पे भाववाचक का बोध कराएगा। बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। बुढ़ापा, यहाँ पे देखिए बुढ़ापा, आपा, आपा प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ। बुढ़ापा, बुढ़ापा, आपा यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपा प्रत्यय। तो आपा, बुढ़ापा, बुढ़ापा अनेक बीमारियों का जड़ है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि जैसे जैसे उम्र ढलता है, लोगों की जो क्षमताएं होती है वो कमते जाती है। अब देखिए यहाँ पे आगे, मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। अभी अभियान भी चल रही है, सफाई अभियान। तो आप भी जहां पे रहे अपने आसपास सफाई रखें। तो देखिए, मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति
क्या किया, जागरूक, क्या किया, जागरूक किया। तो इसमें भी क्या है, गी लगा हुआ गंदगी के प्रति। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भाववाचक का बोध हो रहा है। सुंदरता से व्यक्ति का मन खुश होता है, इससे सुंदरता से, हाँ, सुंदरता से व्यक्तियों का, हर सुंदर चीज से हम सुंदर चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जीवन में सुंदर चीजों की क्या करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, लेकिन कभी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि खास ये मेरा होता। यदि हर चीज आपका ही होगा तो और दूसरा को क्या होगा। चलिए हम लोग यहाँ जानते हैं, बात कर रहे थे किसका, सुंदरता की। तो सुंदरता से व्यक्ति का मन खुश होता है, मतलब मन मोह लेता है व्यक्तियों को सुंदरता। तो यहाँ पर सुंदरता ता लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये किसको बोध कराएगा सुंदरता, तो भाववाचक संज्ञा को। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 200 रुपये जुर्माना लगता है, जुर्माना। तो यहाँ पे आपका जुर्माना किसको व्यक्त करेगा जी, भाववाचक संज्ञा को। मनुष्यता और देवत्व, मनुष्यता और देवत्व की निशानी है। मनुष्यत्व यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्यता किसकी निशानी है, तो देवत्व की निशानी है। कहने का मतलब है कि मनुष्यता एक फीलिंग है, भाव है। तो यहाँ पे मनुष्यता को आप भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। ताजमहल का सौंदर्य मतलब खूबसूरती, ताजमहल का सौंदर्य फीका पड़ रहा है, मतलब कि आप जानते होंगे, साइंस के विद्यार्थी होंगे तब, अम्ल वर्षा का कारण ऐसा होता है। खैर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पे सौंदर्य आपका किसको बोध करा रहा है जी, तो भाववाचक संज्ञा को। किसको बोध करा रहा है, भाववाचक संज्ञा को। और एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, बचपन, बचपन बड़ा सुहावना होता है। सबका बचपन सुहावना होता है, क्योंकि बचपन में किसी तरह के टेंशन नहीं होते हैं। अपने आप में लगता है कि पूरी दुनिया अब हमारे मुट्ठी में आ गई है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे लगता है कि हम कुछ नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे बचपन, बचपन, बचपना को आप पकड़ नहीं सकते हैं। बचपना फीलिंग चीज है। जैसे जवानी को आप पकड़ नहीं सकते हैं। जवानी क्या है, जवानी को देख नहीं सकते हैं। जवान व्यक्ति को आप देख सकते हैं। बुढ़ापा को आप पकड़ नहीं सकते, नहीं देख सकते। बूढ़ा व्यक्ति को आप देख सकते हैं। ये भाव है, ये फीलिंग्स है, तो आप देखकर अनुभव लगा सकते हैं। सुहावना मतलब कि यहाँ पे बात कर रहा है कि सुहावना मतलब बहुत अच्छा, कि जब किसी चीज के लिए देखने में बहुत अच्छा हो, उसकी बात। ये भी एक तरह का फीलिंग की बात हो रहा है। जैसे आप सुबह सुबह जाएं और मौसम बहुत अच्छा दिखाई दे, तो उस समय आप कह सकते हैं कि वाव क्या मौसम, यहाँ मौसम क्या है, सुहावना है। तो यहाँ पे देखिए बचपन बड़ा सुहावना होता है। तो यहाँ पे सुहावना शब्द और बचपना, आपका बचपना होगा तब। यहाँ पे सुहावना शब्द किसको बोध कराएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा को बोध कराएगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं अब कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं बिहार बोर्ड में। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। संज्ञा, क्वेश्चन आया कि संज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है। तो आप बोल सकते हैं संज्ञा का संधि विच्छेद निम्न में है। निम्न में संज्ञा का संधि विच्छेद है, तो आप कह सकते हैं समजोड़ ज्ञान, समजोड़ ज्ञान। अब यहाँ पे आपको पूछ देगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं। बिहार बोर्ड भी 5 ही आंसर सही देता है। तो संज्ञा का आपको भेद मारना है कितने, 5। अब इसके बाद यहाँ पे दे देगा एग्जाम्पल्स कि रामायण कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे देगा 4 गो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आपको उसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको वहां पे ओएमआर शीट पे भरना होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रामायण। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या तो फिर इसको पलट के ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ऑप्शन दे देगा ताजमहल, गाय, बुढ़ापा,
इनमें से कोई नहीं। तो ताज, तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपको हम बोले थे, ऑप्शन दिए थे ताजमहल। तो ताजमहल आपका किसके श्रेणी में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से आपको संज्ञा चुनने को बोलेगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।